फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, दृष्टि आईएएस का जो उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ है उसको यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट नंबर 8 ये लेटेस्ट टेस्ट है। सो इन टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। सो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। में हम लोगों ने 1 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन को देखा था। ये हमारा टेस्ट नंबर 8 है जो एकदम लेटेस्ट है, ठीक है। सो अभी आज आगे बढ़ेंगे और 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। सो आप लोग साथ में बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रीवियस जो वीडियो है उसको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। खुद से सॉल्व करने की पहले कोशिश करिएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ आप अप्रोच करिएगा। मतलब स्क्रीन को आप पॉज कर दीजिए, मेरे साथ में आप सॉल्व करके इसको देखते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, दृष्टि पब्लिकेशन का है ये टेस्ट सीरीज उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जून 2022 में प्रोफेसर गोपीचंद नारंग इनकी डेथ हो गई। ये पूर्व अध्यक्ष थे। अब ये ललित कला अकेडमी है, साहित्य अकेडमी है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। आप साथ में मिलाते रहिएगा कितने क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। सो आइए इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। सो इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर भी इंक्लूडेड था। सिर्फ पॉइंट क्या है कि ये जो गोपीचंद नारंग थे ये साहित्य अकेडमी के पूर्व अध्यक्ष थे। इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। ना तो ये पूछा जाएगा कि इनकी डेथ कब हुई और ना ही ये कि कितने साल के ये थे जब इनकी डेथ हुई, ना ही इनका कोई वर्क इस तरीके से आएगा। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देखोगे, पुराना कोई भी पेपर उठाकर देखिए यूपी पीसीएस का, तो आपको अगर कोई बुक के बारे में पूछा गया होगा तो कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी होगी जिसके बारे में मतलब जिसने कोई बुक लिखी होगी, या फिर मोदी जी या फिर योगी जी, किसी ने उसका विमोचन किया होगा बुक का। तो ऐसी ही चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर लिटरेरी वर्क से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि कुछ भी यहाँ पर पढ़ने योग्य है। फिर भी अगर आपको चाहें तो आप स्क्रीन को एक बार पॉज करिए और एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसकी थ्योरी पर आप आगे जाएँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया इनके संबंध में सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन जो था वो उसको तैयार किया था। दूसरा है उन्होंने साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में सेवा की थी। तीसरा है उनका जन्म 1876 में तमिलनाडु के नागपत्तनम जिले में हुआ था। और चौथा है वे विजयवाड़ा में महात्मा गांधी से दूसरी बार मिले थे। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, क्योंकि इनका जन्म तमिलनाडु में नहीं हुआ था, ठीक है। ये बस आपको यहाँ पर याद रखना कि आंध्र प्रदेश में इनकी बर्थ हुई थी, ना कि तमिलनाडु में। आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था, तो इनकरेक्ट है ऑप्शन सी। बाकी ये जो तीनों स्टेटमेंट है इनको आपको एज इट इज़ याद रखना चाहिए। बाकी अभी हम थ्योरी में देखेंगे क्या कुछ इसके अंदर और दिया हुआ है। सो दोस्तों, पिंगली वेंकैया की बात करें तो ये तो आपको बात समझ में आ गई कि भाई ये स्वतंत्रता सेनानी थे और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ये डिज़ाइनर थे, ठीक है। अब इनका जन्म कब हुआ? 2 अगस्त 1876 को। वैसे बहुत रेयर है कि इनके बर्थ डेट के बारे में पूछा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसको याद रखना भी चाहिए। बट यहाँ पर इतना ठीक है कि आप आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखें कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में इनका जन्म हुआ था। ये सही है, बट अदरवाइज़ ये जो ईयर दे रखा है ये इनके बारे में मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। आगे वेंकैया जो थे इन्होंने अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान जो थे साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखें। इसके बाद गांधी जी के सिद्धांतों पर ये बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास रखते थे, ये सारी बात है। बट यहाँ पर दूसरी पॉइंट ये आपको याद रखना है जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में भी था कि विजयवाड़ा में दूसरी बार महात्मा गांधी से मिले थे। जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ आप साथ के साथ इसको कहीं नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। और उन्होंने ध्वज के विभिन्न डिज़ाइन महात्मा गांधी के साथ में इन्होंने मतलब साझा किए, उनको दिखाए थे। उस टाइम पर महात्मा गांधी को भी ऐसा लगा कि हाँ भाई, राष्ट्रीय ध्वज जो है, नेशनल फ्लैग, इसकी ज़रूरत है। तब जाकर उन्होंने 1921 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई उसमें वेंकैया को एक नए सिरे से डिज़ाइन करने के लिए बोला कि भाई एक नए सिरे से आप राष्ट्रीय ध्वज जो है इसको डिज़ाइन करिए। इसके बाद अगला पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि स्टार्टिंग में जो वेंकैया थे ये भगवा और हरे रंग का मतलब एक झंडा लेके आए, लेकिन ये भी देखिए एग्जामिनेशन में आएगा नहीं, कोई इसका मतलब नहीं है। बाद में ये केंद्र में चरखा और तीसरा जो सफ़ेद रंग था उसको इंक्लूड करा उन्होंने झंडे में। बाकी ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, इसको आधिकारिक तौर पर 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया गया। इस पॉइंट को आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर ये वाली चीज़ भी आप याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि 2009 में इन्हें याद करने के लिए जो है एक डाक टिकट जारी किया गया था
और आंध्र प्रदेश सरकार ने 2014 में सिफारिश की कि भाई इनको जो है भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो पावन पथ है ये धार्मिक यात्रा से जुड़ा है। अब कौन सी धार्मिक यात्रा से? राम मंदिर से, काशी विश्वनाथ मंदिर यात्रा से, या फिर ये चित्रकूट धाम यात्रा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर की जो यात्रा है उससे जुड़ा हुआ है ये पावन पथ। अब यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन के साथ में आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो पूरा कॉरिडोर है, ठीक है, उसकी जो यात्रा है धार्मिक यात्रा, वही जो है पावन पथ के अंदर इंक्लूडेड है। सो ओवरऑल आपको यहाँ पर सिर्फ एक बात याद रखनी है कि पावन पथ परिसर में कौन कौन सी यात्राएं शामिल हैं। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, तो आपको याद रखना है कि अष्ट भैरव यात्रा, नव गौरी यात्रा, नव दुर्गा यात्रा, अष्ट विनायक यात्रा, इसके अलावा अष्ट प्रधान विनायक यात्रा, एकादश विनायक यात्रा, द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा, काशी विष्णु यात्रा, द्वादश आदित्य यात्रा और काशी चारधाम यात्रा। ये सारी जो हैं इंक्लूडेड है किसमें? पावन पथ में। यहाँ पर ये पावन होगा। ठीक है, बस इतना भर आपको इसके बारे में याद रखना है। बाकी आपको एक सिंपल सी बात है कि भाई इस परियोजना का लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यही है कि जो भी यात्री हैं उनको कोई कठिनाई ना हो, उन्हें जो यात्रा का मार्ग है उसमें सारी सुविधाएं जो हैं वो प्रोवाइड की जा सके, ये इसका मेन पर्पस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 14th नंबर के। सो ये 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि जो स्प्रिंट चैलेंज है इसका लक्ष्य किसको बढ़ावा देना है? भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारत के वन आवरण को, या फिर स्टार्टअप सेक्टर को, या फिर स्वदेशी तकनीक को। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंट चैलेंज को लाया गया है। ठीक है, अब क्या कुछ है इसके बारे में आइए देखते हैं। अब देखिए, एक चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि अगर कहीं मोदी जी या फिर योगी जी का नाम आ गया है तो उसमें आपको डेट, महीना और साल, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। सो मोदी जी ने 18 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में, ये प्लेस भी आप याद रखिएगा, नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी कि NIIO यानी कि नेवी इनोवेशन एंड इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक सेमिनार हुआ जिसका नाम क्या था? स्वावलंबन। इसके दौरान भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी यानी कि जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है इसके उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंट चैलेंज इसका अनावरण किया। किसने किया? मोदी जी ने किया। कब किया? 18 जुलाई 2022 को। कहाँ किया? नई दिल्ली में। ठीक है, अब कौन सा सेमिनार चल रहा था? तो स्वावलंबन नाम का सेमिनार था जिसको किसके द्वारा आयोजित करा गया? NIIO यानी कि नेवी इनोवेशन इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, ये सारे पॉइंट तो आपको एज इट इज याद रखने हैं। इसके बाद आगे हम इसमें देखें तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो NIIO है या फिर नेवी इनोवेशन एंड इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन, इसका उद्देश्य क्या है कि रक्षा नवाचार संगठन DIO के साथ मिलकर भारतीय नौसेना में कम से कम 75 नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों यानी कि टेक्नोलॉजीज और उत्पादों को शामिल करना, ये इसका पर्पस है। मतलब NIIO ये किसके साथ मिलकर काम करेगा? DIO के साथ में, और तकरीबन 75 नई जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं इनको नौसेना के अंदर, नेवी के अंदर शामिल किया जाएगा। इस सहयोगी परियोजना का नाम स्प्रिंट। अब इसका फुल फॉर्म क्या है स्प्रिंट का? तो स्प्रिंट का फुल फॉर्म है आपका स्पोर्टिंग पोल वैल्यूएटिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, इसको आप ज़रूर याद रखना, एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाएगा। स्पोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन R&D थ्रू इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, NIIO एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल, ये सब कुछ इसके बारे में है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, स्प्रिंट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है इसके बारे में। इसके बाद पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि एम प्राइम जो प्लेबुक है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, या फिर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। अब यहाँ पर अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप तुरंत सही आंसर पर पहुँच जाएंगे। अब जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अटल इनोवेशन मिशन, उसके बाद ये है आपका प्राइम, फिर है प्लेबुक। सो अटल इनोवेशन मिशन जैसे ही आपके दिमाग में आएगा सही आंसर, मुझे 100% विश्वास है आप नीति आयोग को ही चूज़ करेंगे और वही यहाँ पर हमारा सही आंसर है। तो कई बार जब आप क्वेश्चन देखें और
तो उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिएगा, तो आप इजीली जो है सही ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। अब देखिए इसके हम चलते हैं सॉल्यूशन या फिर व्याख्या पर। अब यहाँ पर जो मैं आपको बताता जाऊँ वो आप सिर्फ नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे पहली बात कि नीति आयोग ने किसके सहयोग से इसको लॉन्च किया, तो वो है आपका बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये आपको याद रखना है, इस पॉइंट को कहीं लिख लीजिएगा। अब इसके सहयोग से एम प्राइम, अब ये जो एम प्राइम है यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, और उसके बाद जो आपका प्राइम है, प्राइम का मतलब क्या है कि प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये है आपका एम प्राइम, इस प्लेबुक को लॉन्च किया। तो आपसे बेसिकली यही पूछा जा सकता है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से किया या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑप्शंस में दे दी जाए, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। बाकी अगर हम एम प्राइम प्लेबुक की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, सो ऑब्वियस सी बात है कि भैया सारी बातें इनोवेशन के लिए हो रही हैं। अब इनोवेशन किस चीज़ के लिए और क्यों, कितने टाइम की ट्रेनिंग के बाद, तो मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाएगा, 12 महीने की अवधि की ट्रेनिंग दी जाएगी और मार्गदर्शन दिया जाएगा, और उसके माध्यम से जो प्रारंभिक चरण के विज्ञान आधारित गहन प्रौद्योगिकी विचार हैं इनको बाजार में प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो साइंस बेस्ड जो डीप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आइडियाज़ हैं इनको मार्केट में प्रमोट करने के लिए तकरीबन 12 महीने की यहाँ पर ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है, और जो पूरा मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम होगा उसका इसमें यूज़ किया जाएगा। ये है आपका एम प्राइम। इसके बाद इसका जो कार्यान्वयन एजेंसी है यानी कि इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसको भी यहाँ पर समझिए कि ये एम है, इसने इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इसका सहयोग लिया है, जिसे वेंचर सेंटर के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। तो ये वेंचर सेंटर यहाँ पर याद रखना है आपको कि इसके द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाएगा। गैर लाभकारी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि CSIR NCL, इसके द्वारा आयोजित किया गया है। इसके बाद बात करें लाभार्थी कौन होगा, तो वही लाभार्थी होंगे इसमें जो कि आपके इनोवेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे होंगे। तो पहली चीज़ जो प्रौद्योगिकी डेवलपर्स हैं यानी कि टेक्नोलॉजी को जो डेवलप कर रहे हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा जो एम फंडेड अटल इंक्यूबेशन सेंटर हैं, इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और जो वरिष्ठ इंक्यूबेशन मैनेजर हैं, इनको डीप टेक्निकल या फिर डीप टेक उद्यमियों का समर्थन कर रहे हैं ये लोग, तो उसमें इनको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके से ये सब कुछ है इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश की सेना जो है वो अभ्यास विनबेक्स 2022 में शामिल हुई। अब ये वियतनाम भारत है, वियतनाम भारत बांग्लादेश है, भारत और बांग्लादेश है, या फिर वियतनाम भारत और ऑस्ट्रेलिया है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, इसके नाम से ही आपको समझ में आएगा। तो भैया क्या है आपका, वियतनाम और इंडिया। वी से आपका वियतनाम है, IN से इंडिया है, और बाइलेटरल और आपका ये क्या है, एक्सरसाइज। ठीक है, तो वियतनाम इंडिया बाइलेटरल एक्सरसाइज, ये है पूरा आपका क्या, विनबेक्स। इंडिया और वियतनाम इसमें शामिल हुए। अब इसमें बाकी सब ये जो थ्योरी दे रखी है इसका कोई मतलब नहीं है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी मैंने स्क्रीन पे इसको रखा हुआ, आप चाहें तो पॉज करके स्क्रीन को एक बार देख सकते हैं। अब ये अभ्यास कब से शुरू हुआ ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर भी आप याद रख लीजिए कि 1 अगस्त 2022 को ये शुरू हुआ था, और संयुक्त राष्ट्र सेना अभियान में सेना के जो इंजीनियर हैं, जो चिकित्सा टीम है, इनकी तैनाती पर ये केंद्रित था। ठीक है, अब यहाँ पर एक बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वियतनाम की जो सेना है, जो कि वियतनाम पीपल्स आर्मी है, ये किसी विदेशी सेना के साथ में फील्ड जो प्रशिक्षण था अभ्यास कर रही है, ऐसा पहली बार हुआ है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि जब वियतनाम पीपल्स आर्मी ये किसी विदेशी सेना के साथ में फील्ड प्रशिक्षण ऑपरेशन में मतलब इसने शिरकत करी। बस ये आपको यहाँ पर याद रखना है, और अगला इसका जो संस्करण होगा ये वियतनाम में ही आयोजित किया जाएगा, इसको आप और याद रख सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन संवर्धित वास्तविकता यानी कि ऑगमेंटेड जो रियलिटी है AR सुविधा देने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। तो सही आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अब क्या कुछ इसके बारे में आइए देखते हैं। सो यहाँ पर हम बात करें कि ये संवर्धित वास्तविकता यानी कि ऑगमेंटेड जो रियलिटी है, ये एक ऐसी तकनीक है जो AR डिवाइस यानी कि जो ऑगमेंटेड रियलिटी डिवाइस है, इसका यूज़ करके 3D आभासी वस्तुओं के साथ में वास्तविक दुनिया की वस्तुओं और वातावरण को ओवरले करने की अनुमति देती है। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिसमें आपको जो रियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं
वो दिखाई पड़ेंगी और आपको वो सही लगेंगी, सच में लगेंगी। ठीक है, तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस AR स्क्रीन से लेस होने वाला ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। ये बेसिक पॉइंट है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। भविष्य की तकनीक स्टेशन पर यात्रियों को एक आकर्षक अनुभव के लिए एक समर्पित स्क्रॉलिंग स्क्रीन और रेलवे की जानकारी के साथ वास्तविक समय डिजिटलाइज्ड समय सारणी प्राप्त करने की अनुमति देगा। बाकी ये कुछ आएगा नहीं एग्जामिनेशन में, सिर्फ जानकारी के लिए आप यहाँ पर सुन सकते हैं। इसके अलावा यात्री जो हैं वो जानवरों से मिलने, जादू के करतब, बर्फबारी देखने और दुनिया के किसी भी स्थान पर जाने में भी सक्षम होंगे। मतलब एक ऐसा आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करके वहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा। मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन पर ये जो परियोजना है, इसका उद्देश्य मध्य रेलवे के लिए राजस्व यानी कि रेवेन्यू जनरेट करना और यात्रियों का जो वेटिंग टाइम है उसके ड्यूरेशन में उनको एंटरटेन करना, ये इसका बेसिक पर्पस है। बहरहाल ये पर्पस भी इसके अंदर पूछा नहीं जाएगा, सो डू नॉट वरी अबाउट दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में काई चटनी, इसको भौगोलिक संकेत यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग जो है वो प्रदान किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, यानी कि उड़ीसा। इस पॉइंट को आप एज इट इज याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आइए यहाँ पर अब बात करते हैं कि काई चटनी के बारे में क्या कुछ है। सबसे पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है कि उड़ीसा में ये फेमस है। दूसरा, जो काई चटनी है ये बुनकर चींटियों या फिर जो वेवर आंट्स होती हैं इनके द्वारा इसको तैयार किया जाता है और उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ज़्यादातर आदिवासी जो लोग हैं उनके बीच में ये लोकप्रिय है और इसको जो है भौगोलिक संकेत जो है GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो काई चींटियाँ हैं इनका वैज्ञानिक नाम ज़रूर आप याद रखिएगा, ओकोफिला स्मार्गडीना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझको लगता है कि ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। इसको याद रखिएगा कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है, ओकोफिला स्मार्गडीना। और पूरे वर्ष मयूरभंज में बहुतायत में पाई जाती हैं, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में। वे मेज़बान जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं उसमें घोंसलों का निर्माण करती हैं। घोंसले इस तरीके के होते हैं कि हवा का वो सामना कर पाएँ और काफ़ी मजबूत होते हैं और पानी के लिए अभेद होते हैं, यानी कि पानी भी उसमें पास नहीं हो सकता। अब ये सारी क्वेश्चंस में आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये खाली इन चींटियों के बारे में थोड़ा सा आपने जान लिया, आपको याद रहेगा कि भाई उड़ीसा के मयूरभंज में इतना भर है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ और नहीं है। इसके बाद उनकी शिकारी आदत के कारण काई को उष्णकटिबंधीय फसलों में जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखें क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है जहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एक जैविक एजेंट के रूप में काम करता है। एक में आपको ये भी दिखाई पड़ेंगी काई चटनी। ठीक है, तो इसलिए इसको आप याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जन समर्थ पोर्टल जो है इसके संदर्भ में ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं आप बताइए कौन सा जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट है कि यह ऋणदाताओं को लाभार्थियों से सीधे जोड़ने के लिए अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये वाली बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें केंद्र सरकार की 15 योजनाओं के तहत ऋण प्रदान किया जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है क्योंकि नंबर ऑफ स्कीम्स जो हैं वो यहाँ पर गलत दे रखी हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ 12 योजनाएं हैं जिनके तहत ऋण प्राप्त करने का प्रावधान है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा जिसके अंदर सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही हो, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं अब। सो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जन सामर्थ्य पोर्टल की, तो यह ऋणदाताओं को लाभार्थियों से सीधे जोड़ने के लिए अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। उसके बाद आगे हम बात करें तो नागरिक जो हैं वो 4 ऋण श्रेणियों में यानी कि 4 कैटेगरी हैं जिसमें ऋण लिया जा सकता है, उसके तहत केंद्र सरकार की 12 योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि 4 कैटेगरी में जो 12 योजनाएं हैं उसके अंदर ऋण प्राप्त कर सकते हैं सिटीजन्स। वन स्टॉप पोर्टल नागरिकों की पात्रता की जांच करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल स्वीकृति प्रदान करने की अनुमति देता है। आगे हम बात करें तो जन सामर्थ्य पोर्टल का मेन उद्देश्य जो है वो सरल और आसान डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के समावेशी विकास और विकास को बढ़ावा देना और उन्हें सही प्रकार से सरकारी लाभ प्रदान कराना, ये इसका मेन पर्पस है। अब इसका नाम ही अगर आप देखेंगे जन सामर्थ्य यानी कि जो जनमानस है उसको सामर्थ्य बनाने वाला एक पोर्टल, तो वहाँ पर सारी चीज़ें कैसी हो जाएं, आसानी से सॉल्व आउट हो जाएं। आगे हम देखें इसके अंदर कौन कौन सी 4 कैटेगरी हैं जिसके तहत
यहाँ पर ऋण प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक है आपकी शिक्षा, दूसरी है कृषि अवसंरचना यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है आजीविका यानी कि लाइवलीहुड, और एक है आपका व्यावसायिक गतिविधियाँ यानी कि जो आपका कमर्शियल एक्टिविटीज़ है उसके लिए। इसके बाद आगे हम इसमें बात करें तो जन सामर्थ्य पोर्टल जो है वो सब्सिडी पात्रता की जांच करने के लिए नागरिकों को सहज मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु जो है अत्याधुनिक तकनीकों और स्मार्ट एनालिटिक्स का यूज़ करता है। अब ये सब कुछ इसके अंदर पूछा नहीं जाएगा, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, इसको आप याद रखें, सुन लीजिए, इतना पर काफ़ी है। और स्वचालित सिफारिश प्रणाली नागरिकों की आवश्यकता और साख के अनुसार सर्वोत्तम उपयुक्त योजनाएं प्रदान करती है। उन्नत प्रौद्योगिकियों डिजिटल सत्यापन के आधार पर संपूर्ण उधार प्रक्रियाओं को स्वचालित करती है, जिससे पूरी प्रक्रिया सरल, तीव्र और परेशानी मुक्त हो जाती है। तो बेसिक पर्पस यही है कि जनमानस को सामर्थ्य बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। 4 कैटेगरी में ऋण जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। टोटल 12 योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जिसके अंतर्गत ऋण प्रोवाइड किया जाता है। सो बेसिकली सारी बात यही है जो आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हम बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। तो आई डोंट थिंक कि आप में से किसी को ना पता हो कि INS विक्रांत यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की थ्योरी की। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि INS विक्रांत जो है ये पहला स्वदेश निर्मित और डिज़ाइन किया गया विमान वाहक पोत है। कैसा पोत है? विमान वाहक। अब इंडिया जो है और ऐसे जो देश हैं जिनके पास इस तरीके की फैसिलिटी है, इस तरीके की टेक्नोलॉजी है, उसकी लिस्ट में इंडिया भी आ चुका है। वो कौन कौन से देश हैं? इसमें आपका US है, UK है, फ्रांस है, आपका चाइना है, इटली है, ठीक है। सो उनकी कैटेगरी में इंडिया भी अब शामिल हो चुका है। बाकी अगर हम बात करें कि और कौन कौन सी स्वदेश क्षमताएं हैं इंडिया के पास में, तो अगर हम INS अजय की बात करें तो 1960 में ये निर्मित पहला स्वदेशी युद्धपोत था। इसको आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाए, थोड़ा सा रेयर है बट फिर भी पहला था इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। INS नीलगिरी की बात करें तो ये पहला स्वदेश फ्रीगेट है और अभी जो है वो पहला विमान वाहक पोत है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। इस वाले सेशन को देखिए यहीं पर एंड कर रहे हैं क्योंकि विद एक्सप्लेनेशन चल रहे हैं और अगले 3 दिन के अंदर ये पूरी जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 8, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। हर वीडियो में 10 क्वेश्चन ही रखूंगा मैं, क्योंकि हर एक वीडियो 20 से 25 मिनट का बन रहा है। जैसे जैसे आप लोगों का रिटेंशन बढ़ेगा, यहाँ पर मैं टाइम की ड्यूरेशन भी बढ़ाता रहूँगा और जब सारे ये 15 हो जाएंगे तो 15 के 15 को एक साथ में क्लब करके एक सिंपल वीडियो आप लोगों के पास आ जाएगा जो कंप्लीट रहेगा टेस्ट 8 का, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आप लोग देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर PDF चाहते हैं कुछ भी ऐसा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पर आप जुड़ जाइए और आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर ही करिएगा, ठीक है। और ये जो PDF है इसके बारे में बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।